जरा सोचिए, एक ऐसा सरकारी पद जो सिर्फ एक इंसान के पास था, लेकिन जिसने करीब 200 सालों तक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत लिख दी। आज हम गवर्नर जनरल से वाइस रॉय तक के इसी अनोखे सफर को समझने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे एक मामूली सा व्यापारिक पद धीरे धीरे एक बहुत बड़े साम्राज्य का सबसे ताकतवर ओहदा बन गया। सवाल तो यही है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी ताकत सिर्फ एक कुर्सी में सिमट कर रह गई। ये कहानी सिर्फ तारीखों और नामों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है सत्ता के बदलते चेहरे की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पद कोई रातों रात नहीं बना। इसने समय के साथ अपना रूप बदला। शुरुआत हुई बंगाल के गवर्नर से, फिर वो बने बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर पूरे भारत के गवर्नर जनरल और आखिर में वाइसरॉय। हर नया टाइटल सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि भारत पर अंग्रेजों की पकड़ के और मजबूत होने का एक नया चैप्टर था। इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे कि व्यापारी शासक कैसे बने, फिर आएगा 1857 का वो साल जब सब कुछ बदल गया। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश राज का शिखर, फिर स्वतंत्रता संग्राम और आखिर में आज़ादी और उसके बाद क्या हुआ। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कंपनी जो आई तो थी मसालों का व्यापार करने, लेकिन बहुत जल्द ही यहाँ की शासक बन बैठी। शुरुआती गवर्नर जनरलों ने सिर्फ राज नहीं किया, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव रखी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सारी ताकत कलकत्ता में जमा कर दी। कॉर्नवालिस ने जमीन से टैक्स वसूलने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। और लॉर्ड वेलेस्ली, उन्होंने तो सहायक संधि के जरिए भारतीय रजवाड़ों को अपनी सेना खत्म करके अंग्रेजों की शरण में आने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये नियंत्रण के असली हथियार थे। और फिर एंट्री होती है लॉर्ड डलहौजी की, एक ऐसा शख्स जिसने भारत को बदलने और ब्रिटिश राज में मिलाने की रफ्तार को कई गुना तेज कर दिया। डलहौजी का दौर बड़ा ही अजीब था। एक तरफ तो उन्होंने रेलवे, डाकतार जैसी मॉडर्न चीजें शुरू की, तो दूसरी तरफ उन्होंने लागू किया व्यपगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब, अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधा अंग्रेजों का हो जाएगा। इस एक नीति ने कई भारतीय शासकों को अंग्रेजों का दुश्मन बना। अब इतने तेज और बड़े बदलाव बिना किसी रिएक्शन के तो हो नहीं सकते थे। डलहौजी ने अनजाने में ही एक ऐसे बड़े टकराव की जमीन तैयार कर दी थी जो भारत में ब्रिटिश राज की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और वो टकराव हुआ साल 1857 में। ये विद्रोह एक दौर के खत्म होने और एक नए दौर के शुरू होने का ऐलान था। जब 1857 की क्रांति की आग भड़की, तो उस तूफान के बीच में खड़े थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। उन्हीं के दौर में ब्रिटिश भारत अपने सबसे बड़े संकट से गुजरा। एक ऐसा संकट जिसने अंग्रेजों को शासन की पूरी किताब ही दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। इस विद्रोह का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। अब भारत किसी कंपनी की जागीर नहीं था, बल्कि सीधे ब्रिटेन की महारानी के अधीन था। मतलब, सारे बड़े फैसले अब लंदन से होने थे। और इस बड़े बदलाव को दिखाने के लिए पद का नाम भी बदल दिया गया। गवर्नर जनरल अब कहलाने लगे वाइसरॉय। वाइसरॉय का मतलब था ब्रिटेन के राजा या रानी का सीधा प्रतिनिधि। और इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। तो चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से में चलते हैं, यानी वाइसरॉय के दौर में। ये वो समय था जब ब्रिटिश साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रवाद की भावना भी धीरे धीरे जड़ें जमा रही थी। वाइसरॉय के दौर में अंग्रेजी हुकूमत के अंदर ही अलग अलग सोच का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ थे लॉर्ड लिटन, जिन्होंने भारतीय भाषाओं के अखबारों पर पाबंदी लगाने के लिए वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जैसे सख्त कानून बनाए। तो वहीं उनके ठीक बाद आए लॉर्ड रिपन, जिन्होंने न सिर्फ इस कानून को हटाया, बल्कि स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने की भी कोशिश की। ये दमन और सुधार की एक लगातार चलने वाली रस्साकशी थी। इसी बदलते माहौल के बीच साल 1885 में एक ऐसी संस्था का जन्म हुआ जो भारत का भविष्य लिखने वाली थी। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसने पहली बार पूरे भारत के लेवल पर एक होकर राजनीतिक अधिकारों की मांग उठाई। लेकिन राष्ट्रवादी आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया लॉर्ड कर्जन के एक फैसले ने। 1905 में बंगाल का बंटवारा। कहा तो गया कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए है,
लेकिन इस एक फैसले ने पूरे देश में विरोध की ऐसी लहर पैदा कर दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब हम 20वीं सदी में आ चुके हैं। यहाँ वाइसरॉय की भूमिका अब सिर्फ शासन करना नहीं रह गई थी। उनका बड़ा काम अब आज़ादी की बढ़ती हुई मांग को संभालना और उस पर प्रतिक्रिया देना बन गया था। ये दौर एक तरह से आग बुझाने जैसा था। एक तरफ मॉर्ले मिंटो सुधारों जैसे छोटे-मोटे राजनीतिक हक दिए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ जलियांवाला बाग जैसे क्रूर हत्याकांड ने ब्रिटिश राज का असली चेहरा दिखा दिया। गांधी जी के दांडी मार्च और फिर भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलनों ने साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। अब सवाल ये नहीं था कि क्या भारत आजाद होगा, सवाल था कब होगा। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहाँ आखिरी वाइसरॉयों का काम राज करना नहीं था, बल्कि सत्ता को भारतीयों के हाथ में सौंपने की प्रक्रिया को मैनेज करना था। ब्रिटिश राज के आखिरी 18 महीने बहुत ही उथल-पुथल भरे और तेज थे। लॉर्ड वेबल के समय में बातचीत शुरू हुई और लॉर्ड माउंटबैटन के आते-आते बंटवारे और आज़ादी का खाका तैयार हो गया, और इसी के साथ लगभग 200 साल लंबे शासन का अंत हुआ। लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा पेंच है। लॉर्ड माउंटबैटन आखिरी वाइसरॉय तो थे, पर वो आखिरी गवर्नर जनरल नहीं थे। आज़ादी के ठीक बाद गवर्नर जनरल का टाइटल कुछ वक्त के लिए वापस आया, और उस पद को संभालने वाले अंतिम व्यक्ति थे एक भारतीय, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उनका कार्यकाल इस बात का प्रतीक था कि सत्ता अब पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में है। इसके बाद 1950 में जब भारत गणतंत्र बना, तो ये पद हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। वाइसरॉय का पद तो अब इतिहास की किताबों में है, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। सोचने वाली बात यह है कि इस एक पद के जरिए जो प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा बनाया गया, वो आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी लिखा जा रहा है।